प्रधानमंत्री ने प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग के 6 लेन का किया लोकार्पण। कहा, परिवहन सुविधा बढ़ने से किसानों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीका बनाने वाली 3 कंपनियों की टीमों के प्रतिनिधियों से की बातचीत। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कल से शुरू होगी धान खरीदी। कृषि मंत्री ने कहा, इस वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। और देश भर में हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी के प्राकट्य उत्सव का प्रकाश पर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 19 के चौड़ीकरण कार्य के बाद उसे लोकार्पित किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के निर्माण कार्य न सिर्फ विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि लोगों को रोजगार के भी समुचित अवसर उपलब्ध कराते हैं। भाई और बहनों, अच्छी सड़कें, अच्छे रेल मार्ग, अच्छी और सस्ती हवाई सुविधाएं ये समाज के हर वर्ग को सुविधा देती है। विशेष तौर पर गरीब को, छोटे उद्यमियों को, मध्यम वर्ग को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। जब निर्माण कार्य चलता है तो अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होते हैं तो समय बचता है, खर्च कम होता और परेशानी भी कम होती है। कोरोना के इस समय में भी श्रमिक साथियों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट ही बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार परिवहन सुविधाओं को लेकर संवेदनशील है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग सहित वायु मार्ग के जरिए भी यातायात और परिवहन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिल रहा है, क्योंकि उनके उत्पादों को सही समय पर बाजार उपलब्ध हो पा रहा है। जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को भी होता है, खेती को होता है। बीते वर्षों में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं, बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी कि उनकी आय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोमरी घाट पहुंचे, जहां से उन्होंने ललिता घाट तक का सफर क्रूज में तय किया। ललिता घाट का मुआयना करने के बाद श्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 वैक्सीन बनाने के काम में लगी तीनों टीमों जिनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी कंपनी के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों में कार्यरत वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए टीका विकास प्रक्रिया के विभिन्न आयामों को लेकर चर्चा की। श्री मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा कि टीकाकरण को लेकर वे लोगों को सरल शब्दों में जानकारी दें ताकि किसी तरह की भ्रामक स्थिति उत्पन्न न हो। तीनों कंपनियों के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को कोविड टीके के परीक्षण के दौरान की स्थितियों से अवगत कराया। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री ने टीका बनाने वाली इन कंपनियों का दौरा किया और टीकाकरण के लिए तैयारियों, चुनौतियों तथा कार्य योजना की जानकारी ली। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 93.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,333 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या 88,47,000 से अधिक पहुंच गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,46,952 है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,76,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 23,963 कोविड नमूनों की जांच की गई है, जिसमें से 1,273 नमूने पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 20,641 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं। यहां 153 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसी तरह बिलासपुर में 118 और रायगढ़ में 101 नए संक्रमित पाए गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इस बार सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। श्री चौबे ने दुर्ग जिले के नवागांव में आयोजित किसान सम्मेलन में ये बात कही। को छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस साल छत्तीसगढ़ में लगभग 22 लाख से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और लगभग 28 लाख हेक्टेयर धान के रकबे का पंजीयन हुआ है। हम लोगों ने मंत्रिमंडल में तय किया है कि इस बार 90 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान की खरीदी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने सोसाइटियों का भी विस्तार किया है, पुनर्गठन किया है। उसी के तहत आज नवागांव में एक नई सोसाइटी का उद्घाटन करने आया था, किसानों से चर्चा करने आया था और समूचे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने की व्यापक तैयारी है। श्री चौबे ने कहा कि सरकार ने धान खरीदी को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 22 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है और सरकार इन सभी किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। सारे खरीदी केंद्रों में हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हुई हैं। जहां नई खरीदी केंद्र है वहां हो सकता है एक आध दिन लेट हो गया होगा, लेकिन पूरे प्रदेश में किसानों को मालूम है उनकी धान की खरीदी होगी और सरकार 2500 रुपये क्विंटल उनको देगा और इसलिए हम लोगों ने सभी केंद्रों में व्यापक व्यवस्था हम लोगों ने सुचारू किया हुआ है। श्री चौबे ने नवागांव में नए धान खरीदी केंद्र का लोकार्पण किया।
उन्होंने बताया कि कल से प्रदेश में 2305 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी शुरू हो जाएगी। इस वर्ष 257 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2,49,000 ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन के लिए 4,75,000 गठान बारदानों की जरूरत है। कोरबा पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले से लापता करीब 100 लापता बच्चों को वापस उनके परिवार तक पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है। इसी तरह मिशन संवेदना के तहत लापता महिलाओं की तलाश कर उन्हें भी परिवार से मिलाया जा रहा है। कोरबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि जिले में इस वर्ष दर्ज गुमशुदगी के मामलों में 100% सफलता मिली है। इस वर्ष 1 जनवरी 2020 से कुल 17 बालकों के और 76 प्रकरण नाबालिग बालिकाओं के दर्ज हुए थे, जिसमें बालकों के पूरा 17 प्रकरणों को और 76 में से 72, इसके अलावा कुल पहले के जो 8 बच्चे हैं, इस प्रकार से इस वर्ष में 100 प्रकरण को हम लोग बच्चे को घर से लाने, उनके घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही साथ इस जो 100 प्रकरण, उसमें से 20 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें से जो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे दूसरे राज्यों से भी बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता कोरबा पुलिस को मिली है। इस बीच राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का जायजा लेने पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि क्षेत्र में मानव तस्करी के सभी मामलों तक पहुंचा जा सके और उन पर अंकुश लगे। इस पूरे मामले में ये केवल एक महिला से जुड़ा मामला नहीं है। यदि पूरा का पूरा रैकेट है तो निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाओं के गायब होने से उन सब की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं है। गौरतलब है कि मानव तस्करी के मामले की विवेचना के लिए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। कोरिया जिले में बिरौड़ी डांड गांव में बोर उत्खनन के दौरान गैस रिसाव से आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की टीम के साथ ही कॉलरी के जानकार भी मौके पर पहुंचे। जिला अग्निशमन अधिकारी एसएन बोरवणकर ने बताया कि किसी गैस की मौजूदगी के कारण ही इस तरह की घटना होती है। गैस फायर था, इसमें फोम से ही हमको यूज करना था, लेकिन चूंकि गैस खत्म हो चुकी थी और फायर कंट्रोल में हो गया था तो हमने उसको कूलिंग किया। लेकिन कूलिंग करने के बाद में देखा गया कि उसके आसपास गैस के बुलबुले आ रहे थे और उसको कैपिंग को जो बंद कर दिया था उस कैपिंग को फिर खोला गया और खोलने के बाद में ये डिसीजन हमको लेना पड़ा कि हम इसमें ओवरनाइट यहाँ पे कैंप करेंगे ताकि यदि कोई घटना आगे जाकर के या बाद में 2 घंटे बाद, जैसे बोरिंग के 4 घंटे बाद ये घटना हुई थी बोरिंग खत्म होने के बाद में, तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो और गैस को डिटेक्ट किया जा सके कि कौन सी गैस है, इसलिए रात भर वहाँ पे कैंप भी किया। गौरतलब है कि कोरिया में कई टॉप ग्रेड कोयला खदानें हैं। यहां भूगर्भ में कोयला के अलावा अन्य गैस और ईंधन की उपलब्धता की बात भी कही जा रही है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व देश भर में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव को नमन करते हुए उनके कार्यों को याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी के विचार हमें समाज की सेवा करने और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेश के गुरुद्वारों में भी अरदास किया गया। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर शासन द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार गुरुद्वारों में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी स्थित श्यामनगर गुरुद्वारा कमेटी प्रवक्ता जीपी भाटिया ने बताया कि इस वर्ष कोरोना के कारण रैली नहीं निकाली जा रही है। कोरोना के कारण गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन न कर खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।